की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीएसएससी इंटर लेवल यानी प्लेटफॉर्म के न्यू जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं मार्केट में, उसमें 24 सेट है, जिसमें से पहला सेट ऑलरेडी कवर करा दिया गया है, तो उसे एक बार आप लोग देखें। आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग प्रश्न के साथ साथ डिस्कशन को भी कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डिस्कशन इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, तो ये इसका सही आंसर होगा सी यानी बाबर। तो देखिए इसका डिस्कशन कितना बेहतरीन है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। दूसरा है, खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ईयर भी पूछ सकता है। खानवा के युद्ध में बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। और ये तीसरा है, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। तो देखते हैं कौन कौन से 4 युद्ध हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तीसरा है, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और चौथा है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मोहम्मद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। और बाबर चारों युद्ध में विजयी रहा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है, इतने सारे याद होने चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसके डिस्कशन को देखिए। औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक 2 बार करवाया था। जुलाई 1658 में आगरा में, जून 1659 में दिल्ली में करवाया था। और औरंगजेब का जन्म गुजरात के दोहात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब ने शासन का आधार कुरान मुस्लिम कानून को बनाया था। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन, गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। मुगल वंश के शासक का शासनकाल का क्रम ऐसे, जैसे बाबर 1526 से 30, हुमायूं का 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556 तक, और अकबर का 1556 से 1605 में, जहांगीर का 1605 से 1627 और शाहजहां का 1628 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1707 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी बेसबॉल है। ये यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। तो ये खेल से दरोगा में हमेशा क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, मतलब ये जो सबसे पहले बेसबॉल कब खेला गया था, तो 1846 में। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट वाला ज़्यादा पूछता है दरोगा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 338। इसके डिस्कशन को देखिए। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए में वर्ण है 65वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, परंतु फिर नवासी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक किया गया। अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको सबको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रपति। भारत के आकस्मिकता निधि संरक्षण राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। आकस्मिकता निधि के तहत 500 करोड़ राशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2021-22 में 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया। तो देख रहे हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, यानी 21-22 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन। 21-22 में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ से ज़्यादा यानी 30,000 करोड़ कर दिया गया। तो ये समझ सकते हैं 21-22 का डाटा है तो कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 31 दिसंबर 1929 को। चलिए इसके डिस्कशन को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्यौहार अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम संविधानता दिवस मनाया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा की गई। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ अब से पूरा स्वतंत्र या पूर्ण स्वराज होगा। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित JL नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूरा स्वराज वंदे मातरम तथा इकबाल जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजनाएं तैयार की, उसका वो कौन थे? तो ये M.N. राय थे। M.N. राय ने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की, जिसे 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाया था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सूर्योदय योजना प्रकाशित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेलोडोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1992। इसका डिस्कशन देखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा का मंजूरी 1900 में दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लंदन कन्वेंशन 1972, वियना सम्मेलन 1985 और मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 और कियोटो प्रोटोकॉल 1997 में। अगला क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी,
इसका डिस्कशन देखिए। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिले मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र को जनसंख्या से संबंध एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम और विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका डिस्कशन देखिए। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि भारत की मुख्य मिट्टी कौन कौन सी है। तो ये देखिए एक ही मिट्टी है, यानी जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। और दूसरा, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार बगार और खादर की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, बगार पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। बिना डिस्कशन के नहीं हो सकता है ना एग्ज़ाम, क्योंकि डिस्कशन में ही इतना सारा क्वेश्चन है, इतना क्रिएट कर सकता है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा बी, यानी व्यास और रावी। वारी दोआब व्यास और रावी के बीच क्षेत्र है। 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। आब का अर्थ है पानी। दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर देवाल दोआब कहलाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच क्षेत्र को जेच दोआब नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच को क्षेत्र रेचना दोआब नाम से जाना जाता है। व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र विष्ट दोआब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये हुगली नदी पे स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए। और इसके हम लोग डिस्कशन को देखिए। हुगली नदी मध्य से कोलकाता बंदरगाह यानी समुद्र से जुड़ता है। हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। यह नदी बहुत ही विश्वासघाती नदी है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, हावड़ा जैसे नगर बसा है। प्राचीन काल में पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित थी। भारत का सबसे अधिक प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कंडला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 यानी 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी पंजाब। तो इस तरह से इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये अम्बाला स्थित है। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर अम्बाला शहर स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट वोखरचू हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी में मिठनकोट के पास झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी मिलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी अलकनंदा की धाराएं सम्मिलित रूप से देवप्रयाग के बाद से गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी रोगकर।
ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। रुकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। नुग्रक्रेम त्यौहार मेघालय में तथा चेरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। रुगकर त्यौहार फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो ये वाला देखिए, ये नुग्रक्रेम मेघालय के लिए है और चेरोबा ये मणिपुर के लिए है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं इसी तरह डिस्कशन के साथ वीडियो लाऊंगी। डिस्कशन के बिना क्वेश्चन अगर बना रहे तो एक क्वेश्चन बनेगा, अगर फिर इसी से पलट के पूछ देगा तो नहीं आ पाएगा, इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।